हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत व्यक्तित्व के मांग सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, जो हेनरी ए मुरे द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। व्यक्तित्व के मांग का सिद्धांत अर्थात व्यक्ति के जीवन में जो व्यक्तित्व का विकास होता है वह किसी न किसी प्रकार से उसके जीवन की मांग होती है, उसके व्यवहार की मांग होती है, उसके इच्छा की मांग होती है, उसकी आवश्यकता की मांग होती है। मांग जैसा उसका बनेगा वैसा ही उसका व्यक्तित्व बनेगा। जैसे आप लोग संक्षेप में सुनते आए हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसी थीम पर आधारित हेनरी ए मुरे ने व्यक्तित्व के विकास के सिद्धांत को दिया है, जिसका नाम भी है व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत। यानी व्यक्तित्व को बनाने के लिए, अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जाने के लिए या विभिन्न क्रियाकलाप के पीछे व्यक्ति की मांग होती है। एक उसकी एक आवश्यकता होती है, उसकी एक इच्छा होती है, जिसके आधार पर जैसा उसकी इच्छा, जैसी उसकी आवश्यकता, जैसी उसकी मांग होगी वैसा ही उसका व्यक्तित्व बनेगा। संक्षेप में मुरे ने इतना ही कहा, परंतु अब अगर डिटेल में बात करें तो इन्होंने जो अपने सिद्धांत को बताया, उन्होंने उसकी व्याख्या इन्होंने स्पष्ट रूप से दो दृष्टिकोणों से किया। एक तो कहा उन्होंने कि अंतर्निहित मांग, दूसरा सामाजिक मांग की बात की। इन दोनों आधार पर मांग बनती है। मांग के आधार पर कल्पना, कल्पना के आधार पर प्रत्यक्षीकरण, फिर अंतर्बोध, फिर वह शारीरिक और मानसिक क्रियाकलाप करता है, जिसके आधार पर उसका व्यक्तित्व बनता है। तो आइए इन सब बातों को डिटेल में व्यवस्थित रूप से समझते हैं। इन्होंने जो बात कहा कि वास्तव में जो व्यक्ति है मांग के ही आधार पर उसका व्यक्तित्व बनता है, तो सामान्यतः मांग जो है दो प्रकार की होती है। पहला उन्होंने मांग बताया कि अंतर्निहित मांग या अंतर्निहित आवश्यकता। अब अंतर्निहित आवश्यकता क्या है? अंतर्निहित आवश्यकता ऐसे समझिए, जैसे आपका भोजन, पानी, वस्त्र, सुख, सुविधा, ये आपकी क्या है? अंतर्निहित आवश्यकता, ये आपकी अंतर्निहित मांग है। उसी तरह से आपका अंतर्निहित इच्छा भी एक प्रकार की मांग है। जैसे आप बनना क्या चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो, आप जीना कैसा चाहते हो, कमाना कैसा चाहते हो, आपकी इच्छा भी अंतर्निहित है। और आपकी व्यक्तिगत इच्छा भी क्या है? अंतर्निहित है। और व्यक्तिगत अंतर्निहित आवश्यकता में भोजन, वस्त्र, सुख, सुविधा, मान सम्मान, ये भी क्या है? एक प्रकार का अंतर्निहित आवश्यकता है। तो सामान्यतः यह अंतर्निहित आवश्यकता जैसा पूरा हो या उसको पूरा होने में कोई कठिनाई हो, अगर उसको पूरा होने में असंतोष उत्पन्न होता है या कठिनाई उत्पन्न होती है, तब भी वो मांग बनती है। और वह अगर पूरा होती है तब भी वह अंतर्निहित मांग बनती है। क्यों? जैसे आपको सम्मान मिल जाए तो आपका सम्मान एक ही जगह से पेट भर जाएगा नहीं, आप जहाँ जाएंगे वहाँ सम्मान खोजेंगे। उसी तरह से अगर आपको अच्छा भोजन मिल जाए तो सिर्फ एक ही बार उसके बाद इच्छा खत्म हो जाएगी नहीं, वह इच्छा और बढ़ जाएगी। तो कहने का हमारा तात्पर्य है कि जो प्राकृतिक इच्छा आवश्यकता है और जो आपके मानसिक सोच या व्यक्तिगत आवश्यकता जो दूसरे से संबंधित है, उन दोनों में जो भी आपकी आवश्यकता बनती है, जो इच्छा बनती है, वह सब अंतर्निहित आवश्यकता या अंतर्निहित मांग कही जाती है। दूसरा उन्होंने बताया जो बाहरी दबाव के कारण से आपके अंदर मांग उत्पन्न होती है, आपके अंदर आवश्यकता या इच्छा उत्पन्न होती है। कैसे? जैसे सामाजिक मापदंड, समाज में मापदंड बना है कि अमीर लोग ऐसे रहते हैं, तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो उस मापदंड को अनुसार आपको व्यवहार करना पड़ेगा, अर्थात वैसा ही आपको इच्छा प्रकट करनी पड़ेगी। या समाज में जो रीति रिवाज है, परंपरा है, स्टेटस है, मापदंड है, नेतृत्व है, प्रभाव है, समूह है, ये सब जितनी भी गतिविधियां सामाजिक तौर पर पाई जाती हैं, उन सामाजिक तौर की जो परिस्थितियां हैं, जो मापदंड है, जो नियम कानून है, उसके अनुसार आप अपने को दूसरे से अच्छा या दूसरे से और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में समाज की उन चीज़ों को, उन मापदंडों को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, समाज की उन गतिविधियों को स्वीकार करने पड़ेगा। इसलिए भी आप मांग यानी आप आवश्यकता या अपनी मांग करेंगे, अपनी इच्छा प्रकट करेंगे।
अपनी इच्छा को उस स्तर पर ले जाएंगे। जैसे हम भी प्रधानमंत्री बन जाए, हम भी राष्ट्रपति बन जाए, हम भी जो है मुख्यमंत्री बन जाए, तो ऐसे जो शब्द आ रहे हैं, जो ऐसी इच्छा हो रही है, जैसे हमारी भी सब लोग बात माने, हमारा सब लोग इज्जत करें, तो यह क्या है, एक सामाजिक आपने ऊपर से ऐसा व्यवहार होते देखा है, जिसके कारण से अगर आप भी वैसा बनना चाहते हो तो निश्चित रूप से वह सामाजिक नियम आपको, और सामाजिक नियम के अनुसार आप प्रेरित होंगे, अपनी इच्छा प्रकट करेंगे। या सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक दबाव कहिए, या जो समाज के मापदंड हैं उस पर आप अपना वर्चस्व रखना चाहते हो। दोनों बात एक ही है, बस अर्थ क्या है उसका थोड़ा सा परिभाषित करने का या समझाने का प्रोसेस बदलेगा। इन सामाजिक गतिविधियों में आप अपना दबदबा रखना चाहते हैं, आप अपना चलाना चाहते हैं, आप अपनी इच्छा रखना या थोपना चाहते हैं, यानी सामाजिक गतिविधियों से आप स्वतंत्र होना चाहते हैं कि समाज मेरे अनुसार सब कुछ करे। तो भी एक प्रकार से ये बाहरी इच्छा रूपी आपके मन मस्तिष्क व्यवहार पर दबाव पड़ेगा। जैसे समाज में आज भारतीय जनता पार्टी अगर नियम बना रही है, तो जो दूसरी पार्टी हैं वो ये सोचती है कि इनका नियम गलत है, हम आएंगे तो इनसे ज़्यादा अच्छा नियम बनाएंगे और उनके जगह पर आप हमको वोट दीजिए। तो इस प्रकार से एक सामाजिक स्वतंत्रता में वो आधिपत्य अगर रखने की इच्छा अगर उत्पन्न होती है, तब भी आप मांग करेंगे। जैसे राजनीति वाले वोट की मांग करते हैं, उसी तरह से आप अपनी योग्यता की मांग करेंगे, अपनी क्षमता की मांग करेंगे, अपने कार्य प्रयास की मांग करेंगे। तो इस प्रकार से सामान्यतः जो है दो प्रकार की मांगें उत्पन्न हो जाती हैं व्यक्ति के अंदर। एक अंतर्निहित आवश्यकता जो इच्छा और प्रकृति के रूप में देखने को मिलता है, दूसरा सामाजिक दबाव या बाहरी दबाव जो समाज के मापदंडों के अनुसार व्यवहार करना या सामाजिक मापदंडों पर अपना आधिपत्य रखने संबंधी। तो ये दोनों मांगें मिल करके उस व्यक्ति का इच्छा या आवश्यकता या मांग को प्रदर्शित करती हैं। इन दोनों मांगों को मिला करके हेनरी ए मुरो ने 40 प्रकार की मांग की बताया कि 40 प्रकार की ऐसी महत्वपूर्ण मांगें होती हैं या ऐसी आवश्यकताएं होती हैं या ऐसी व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाएं होती हैं या उसकी सार्वजनिक इच्छा भी हो सकती है, जो उसके व्यक्तित्व का आधार तय करती है कि उसका व्यक्तित्व होगा कैसे। तो इसीलिए इन 40 प्रकार के मांगों को उन्होंने व्यक्तित्व की मांग कहा। उन्होंने क्या कहा? व्यक्तित्व की मांग का। 40 प्रकार की अगर हम मांगें करें तो संक्षेप में जैसे परोपकार, प्रभुत्व रखना, नेतृत्व करना, जो है ज्ञान प्राप्त करना, जीवन में विकास करना, इसी तरह से उन्होंने 40 महत्वपूर्ण मांगों को के आधार पर व्यक्तित्व की रचना की। उन्होंने 40 प्रकार के महत्वपूर्ण मांग की बात की। अब जब व्यक्ति मांग उसके अंदर में बैठ जाती है कि हमारा इसके बिना ये काम नहीं होगा, हमको ये चाहिए ही चाहिए, जब ऐसी उसकी इच्छा प्रकट होती है और वह इच्छा जब बार बार उसके मस्तिष्क में चलती है तो वही मांग में बदल जाती है, और वही मांग जितनी अधिक बदलेगी वही उसकी आवश्यकता में बदल जाती है। इसलिए तीनों चीज़ें सामान्यतः एक ही हैं। तो उसके विषय में उसके अंदर कल्पना उत्पन्न होती है। कल्पना क्या है? समस्या के समाधान के लिए जो विचार उठते हैं वह कल्पना है, या अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो मन मस्तिष्क में विचार उठते हैं वह क्या है? कल्पना है। तो इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए वो अपने मन में कल्पना करता है, मस्तिष्क में कल्पना करता है कि हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, हम ऐसा बन सकते हैं, हमारे पास भी ये हो सकता है। इस तरह से वह कल्पना करेगा, और उस कल्पना को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या करेगा? प्रत्यक्षीकरण। जैसे उस कल्पना में वो सेट किया कि हमको इस तरह से ये चीज़ मिल सकती है, वैसे ही उस कल्पना के अनुसार उसे हकीकत में जीवन में बदलने के लिए, उसे प्रत्यक्ष रूप से समाज में व्यवहार में उतारने के लिए वह उसको जो है उसका एक मैप तैयार करते हुए व्यवहार में उतारने का प्रयास करता है, जिसे हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। उसको प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार में उतारने का प्रयास करता है। जब वो उतारने का प्रयास करता है तो उसके हर पहलू को वह क्या करता है? समझता है, जानता है, अंतर्बोध करता है। प्रत्यक्षीकरण के साथ उसके हर पहलू को क्या करता है? समझता है, अंतर्बोध करता है, यानी उसको हर तरह से समझता है। अंतर, लाभ, हानि, गुण, दोष, सही गलत, उसके हर पहलुओं को क्या करता है? समझता है। जो कल्पना है उसे हकीकत में बदलने के लिए, जीवन में उतारने के लिए वह जो क्या करता है? अंतर्बोध करता है। उसे हर पहलू से वह समझता है, व्यवहार करता है, समझता है, तैयार होता है,
उसके हर गतिविधि को जानता है, पहचानता है, समझता है। जैसे ही वह कल्पना को व्यवहार में उतारने के लिए उसे हर तरह से समझता है, अब उसे जो है जैसे ही उसको बोध हो जाता है कि नहीं हम इस गतिविधि से हम ये चीज़ प्राप्त कर जाएंगे, जहाँ यह समझता, वैसे ही वह शारीरिक और मानसिक रूप से कर्म करना शुरू कर देता है। कर्म या क्रिया करना क्या करता है? शुरू कर देता है। जैसे ही वह कर्म क्रिया करना शुरू कर देता है, जैसा कर्म क्रिया करेगा वैसा उसका व्यक्तित्व बनेगा। व्यक्तित्व क्या है? मानव का व्यवहार है। उसके मानसिक प्रक्रिया का एक व्यवहारिक रूप ही उसका क्या है? व्यक्तित्व है। अब समझिए, निश्चित रूप से इन दोनों के कारणों से वह मांग उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है, आवश्यकता उत्पन्न होती है, जिसके कारण से उसे प्राप्त करने के लिए कल्पना करता है। कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए वह प्रत्यक्षीकरण करना चाहता है। वह वैसा प्रदर्शित उसको समाज में उतारने का प्रयास करता है। उतारने के लिए वो क्या करता है? उसके विषय में हर तरह से सोचता समझता है। हर तरह से सोचने समझते ही जैसे ही उसका मस्तिष्क का फाइनल करता है, वैसे ही वह शारीरिक और मानसिक रूप से कर्म करना शुरू करता है। शारीरिक और मानसिक रूप से जब वो कर्म करना शुरू करता है तो उसका व्यवहार बनना शुरू हो जाता है। अगर वह सही कल्पना का चुनाव करता है तो सही व्यक्तित्व बनेगा, गलत कल्पना का चुनाव करता है तो गलत व्यक्तित्व बनेगा। कुल मिलाकर वह जो है कल्पना, मांग के आधार पर कल्पना करना, उसे प्राप्त करने के लिए कल्पना करना, फिर उसे जीवन में उतारने का प्रयास करना, उसके बाद हर पहलुओं से उसको समझना, फिर उसके साथ ही वह शारीरिक मानसिक कर्म करना, और उसके बाद वह व्यवहार जैसा करेगा वैसा उसका व्यक्तित्व बनेगा। मुझे उम्मीद है कि व्यक्तित्व के निर्माण में मूरे ने जो व्यवहारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से व्यक्ति के इच्छा, आवश्यकता और मांग के प्रक्रियाओं के अंतर्गत कल्पना के माध्यम से प्रत्यक्षीकरण के साथ अंतर्बोध कराते हुए कर्म करने को जिस प्रकार से प्रेरित होता है व्यक्ति, और जिसके आधार पर उसका व्यक्तित्व बनता है, उसकी एक छवि बनती है समाज में, और व्यक्तिगत रूप से जो उसकी छवि बनती है, उन सभी पहलुओं को आप समझने में सफल हो गए होंगे। समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।